7 साल पहले 2 करोड़ 10 लाख लोगों ने बर्ड फ्लू की वजह से अपनी जानें गंवाई, जिसका दूर दूर तक असर फैला था। मनुष्य की टेक्नोलॉजी से वो वायरस अपना रूप बदल चुका था, पर बदकिस्मती से हमारी दुनिया को एक ऐसी कुदरती तबाही का सामना करना होगा जिसे हमने अपने पर्यावरण से लापरवाही बरतकर खुद बुलाई। जिंदगी को और ज्यादा सुखी बनाने के लिए कई सालों से हम हमेशा और हमेशा टेक्नोलॉजीज का सहारा लेते हैं, पर इस टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता ने हमारे माहौल को नष्ट करके रख दिया है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि मनुष्य भी कुदरत का ही एक हिस्सा है और अब आखिर में कुदरत अपना बदला ले रही है। अब मनुष्यों को उसके ग्रह की लूटपाट, जुल्म और अत्याचार की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम सामना करते हैं तापमान के तीव्र बदलाव का, जो ओजोन की परत को काफी नुकसान पहुंचाता है, जिससे आंधी, चक्रवात, बर्फीले तूफान और ज्वालामुखी का फटना शुरू हो जाता है। पृथ्वी की ना रुकने वाली हिलती हुई परतों की वजह से हर जगह लगातार भूकंप हो रहा है और भयंकर सुनामी भी। हम दुनिया भर के उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो खौफनाक अंजाम देने वाले इस भयानक संकट को समझते हैं। हमारे सामने हो रही घटनाओं को देखकर हमारा वजूद जानबूझकर उसे अनदेखा नहीं कर सकते। हम अपने सिर को छुपाकर कुदरत की मार से बचने की उम्मीद नहीं कर सकते। शायद हमसे देर हो चुकी है। बहरहाल कम से कम हमें इस संधि पर गर्व होना चाहिए कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे हमेशा के लिए लागू कर दिया। दुनिया की नजर में हम एक छोटा सा देश हो सकते हैं, पर यही ग्रह हमारा घर है। इस 30 साल पुराने क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य है पर्यावरण और इंसान की सुरक्षा, पर मुट्ठी भर देश कर ही कह सकते हैं। हमारे ग्रह को विनाश से बचाने के लिए हर राष्ट्र को आगे आना होगा। एक बार फिर मैं उन देशों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस संधि पर हस्ताक्षर करें, ताकि दुनिया पर आने वाले इस भयानक संकट और इसे रोकने की लापरवाही पर हम गौर फरमाएं। सर आप यहाँ से चलिए, भूकंप आ गया है। और बाकी लोगों का क्या होगा? सर हम उन्हें संभाल लेंगे। इस तरफ से सर। निकलो यहाँ से, जल्दी से जल्दी निकलो यहाँ से। जान बचानी है तो उस तरफ से चलो। प्राइम मिनिस्टर, क्या नेशनल डिजास्टर वार्निंग सेंटर को इस भूकंप के बारे में सूचना नहीं देनी चाहिए थी? उन्होंने कई मुख्य शहरों और हमारे सभी डैम्स को नुकसान पहुंचाने वाले कई भूकंपों की चेतावनी दी थी। कोस्टल शहरों पर सुनामी का जोखिम भी बताया है, पर उनका यकीन कौन करेगा? आप करेंगी मैडम? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, थाईलैंड में भूकंप या ज्वालामुखी फटना संभव नहीं लगता। हम पर तबाही नहीं टूटेगी, इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? अगर दुनिया खत्म हुई तो हमारा हाल भी दूसरे पृथ्वीवासियों जैसा ही होगा। सच का सामना करने में ही भलाई है। रिसर्च वेसल स्लीप डेक पर आपका स्वागत है डॉक्टर सियाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमांडर, पानी के नीचे के ज्वालामुखी की आपकी इस चोट से मैं काफी परेशान हूँ। प्लीज डॉक्टर श्याम हमारे मीटिंग रूम में चलें। गुड आइडिया। पानी के नीचे मिले इस ज्वालामुखी के बहाव का दर काफी ज्यादा है। मैंने पहले इस ज्वालामुखी पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। मैंने सोचा कि ये सुप्त है, पर अब मैं इसे मीटर दर मीटर बढ़ता और गर्मी फैलाता हुआ देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये फिलीपींस के पिनाटुबो के फटने से या इंडोनेशिया के क्रेटाओ से हुआ, जिसके फटने की हमें पहले से उम्मीद थी। मैंने सोचा कि ये ज्वालामुखी निष्क्रिय है और इसके फूटने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, पर अब फूटने का 51% चांस लग रहा है। क्रेटाओ और पिनाटुबो ही क्या कम थे? अब हमें इस पर भी नजर रखनी होगी। ये कब फूटेगा कह नहीं सकते। ये थाईलैंड की खाड़ी में हम पर ताने तोप जैसा है ग्रैंडपा। इस वजह से मुझे उसे खुद जाकर देखना होगा।
अब चलो भी। क्या हुआ, प्यास लगी है? पहले मैं, ये लो, पकड़ो इसे। चलो चलो आ जाओ। ओ, रूस। वो तुम ठीक हो ना? इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। पर भू, तुम यहाँ जंगल में किस लिए लेटे हुए हो? पागल हो गए हो क्या? मेरी आंख लग गई होगी, मैं काफी थका हुआ था। उफ, बंद करो अपनी बकवास। अगर हमने तुम्हें ढूंढा नहीं होता ना, अब तक तुम्हें बाघ ने खा लिया होता। पर तुम दोनों ने मुझे ढूंढा कैसे? ओ भू, तुम भी ना। तुम तो इतने जोर से चीख रहे थे कि तुम्हारी चीखों से मुर्दे भी जाग जाएं। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे इन चट्टानों में पत्थरों की ये परतें मिलती, ये पहले आई तो सुनामी का संकेत है। तुम्हारे ख्याल से वो सुनामी कब आई होंगी? वैसे मैंने पिछले महीने टोक्यो में नमूने भेजे थे, दूसरी लैब्स की तरह उन्होंने भी कंफर्म किया। पहली सुनामी कुछ 1800 साल पहले आई थी, जब समुद्र के भीतर भूकंप आया था, और दूसरी कुछ 900 साल पहले आई थी। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ऐसा 900 साल में एक बार होता है? हाँ, पर इस बात का कोई भरोसा नहीं है, सुनामी जल्दी भी आ सकती है। बस पहुंच गए। यहां पर पानी का स्तर काफी नीचे है, तो मैंने कुछ दिन पहले इसे जांचने की सोची। नदी के किनारे मुझे काफी धंसे हुए मिले, कम से कम 5 से 10 मीटर, जैसे किसी ताकत ने जमीन को ही छिल दिया हो। तुम दोनों को इस बारे में क्या लगता है? मुझे लगता है इसका संबंध सागर की धाराओं से हो सकता है। ग्रैंडपा बता रहे थे कि पृथ्वी तनाव छोड़ती है और गर्मी की तीखी लपटें भी छोड़ रही हैं। जल्दी ही पृथ्वी की परत भी हिलने लगेगी। क्या इसका मतलब भूकंप आएगा? ये अभी से तय करना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर सियाम को सभी चीजों की जानकारी है। सैटेलाइट से अभी तक डेटा मिल रहे हैं, वो इसकी वजह जरूर जान लेंगे। जानवरों ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया है, मैं ये कई महीनों से होता हुआ देख रहा हूँ। ये बहुत ही अजीब है। मुझे इन घटनाओं की रिपोर्ट उन्हें खुद ही देनी होगी। पहले तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ, तुम्हें तो डॉक्टर से अपनी जांच करवानी चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं। मैं उनकी दवाइयाँ या इंजेक्शंस नहीं झेलना चाहता। इंडियन ओशन प्लेट को आप लोग गौर से देखिए। वो लगातार अपनी प्लेट के नीचे सरकता जा रहा है और इस रगड़ का ज्यादा असर इस ज्वालामुखी पर होगा। डॉक्टर सियाम,
आग की किरणें काफी तीव्र है। फुरेशियन प्लेट में काफी जगहों पर दिख रही है। क्या दूसरे ज्वालामुखी भी वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं? हम क्रैकाताओ पीनातोबू ज्वालामुखी पर नजर रखे हुए हैं। अनुमान है पिछले 120 साल में ये सबसे भयानक तरीके से फटने वाला ज्वालामुखी होगा। वैसे इंडोनेशिया भी इस इलाके के 3 ज्वालामुखियों में होने वाली क्रियाएं देख रहा है। हमें उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। आखिर हम सब इसी ग्रह पर रहते हैं। मैं अंडर वाटर लैब जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्यों नहीं डॉक्टर? कई प्लेट्स टकराने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे इंडियन ओशन में भूकंप आ सकता है डॉक्टर? मुझे भी इसी बात की डर है। शायद 2004 की सुनामी आने वाले कहर की सबसे पहली चेतावनी थी। एक और बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं जानता। भूलो मत, भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने उस वक्त ये लेबोरेटरी बनाने का फैसला लिया था। ये लो। शुक्रिया। हम आज रात रिसर्च साइट पर ही ठहरेंगे। कल सुबह नाव से वार्निंग सेंटर जाएंगे। ग्रैंडपा को सचमुच हमारी मदद की जरूरत है। डॉक्टर को तुम्हारी फिक्र है पीपी। वो चाहते हैं कि तुम शिप पर ही रहो। जब मेरी बारी आएगी तब कौन जाने मैं कहाँ किस हालत में रहूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें कल वार्निंग सेंटर पर ही मिलता हूँ। ओके, ग्रैंडपा को तुमसे मिलकर खुशी होगी। अरे रूस, क्या बात है? क्यों परेशान हो? रूस, क्या बात है? यहाँ कोई सांप नहीं है। रूस, क्या हुआ? अरे ये तो भूकंप है। तुमने कैसे जाना? सचमुच समझदार हो तुम, है ना रूस? गुड, तुम दोनों आ गए। तुम जल्दी से दूसरों की जगह संभाल लो। वो कई दिनों से ठीक से सोए नहीं हैं। हम सचमुच खुशनसीब हैं कि सीवटेक एक हफ्ते से वहाँ पर रुकी हुई है। डॉक्टर 8.5 रिक्टर स्केल पर। पाँचे में सर। ये तो 2004 की भूकंप वाली जगह है। हमारे पास लोगों को बचाने के लिए बस 1 ही घंटा है। डॉक्टर, ठीक उसी जगह है, बिल्कुल पहले की तरह। मैं प्राइम मिनिस्टर को फौरन बताता हूँ। मेरी बात सुनो, सभी कोस्टल वार्निंग सेंटर्स को तुरंत अलर्ट करो। जी जी डॉक्टर। आपने सुनामी को लेकर मुझे 2 बार डरा दिया है। इस बार कितना यकीन है डॉक्टर? देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं नॉर्थ की रैली में जा रहा हूं। मेरी पार्टी के ज्यादातर मतदाता वहीं हैं। अभी अगर मैंने कोई गलत फैसला किया तो मेरी हैसियत और मेरी पार्टी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अगर आपको यकीन है तो मैं डिजास्टर रिलीफ सेंटर को अलर्ट कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। संभावित भूकंप और सुनामी की तैयारी के लिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। डॉक्टर सियाम, एक 5.6 रिक्टर स्केल का आफ्टर शॉक 8:17 पर हुआ था, लेकिन अब तक किसी सुनामी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। सुनामी पूरे 900 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है।
उसकी लहर शुरू में 1 मीटर तक होती है। हमारा अंडर वाटर स्टेशन उसे ढूंढ निकालेगा। हमने सभी वार्निंग अलार्म चला दिए हैं डॉक्टर श्याम। ओह माय गॉड, मैं माइटाई के बारे में तो भूल ही गई। पीपी तुम यहीं पर रुको, मैं जरा सीफ डेक जाकर आती हूँ। माइटाई वहाँ पर है। सुनामी आने से पहले मुझे उसे गहरे समुद्र में भेजना होगा। तो क्या तुम अकेली जा रही हो? मेरी फिक्र मत करो। तुम कहाँ जा रही हो? सुनामी आने में सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। मुझे जाकर माइटाई को गहरे समुद्र में भेजना होगा। सिंडी रुको, मत जाओ। सिंडी मेरी बात मानो, मत जाओ सिंडी। तुम वापस रुक जाओ सिंडी, वापस आ जाओ। मेरे पीछे मत आओ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सिंडी वापस आ जाओ। वो क्या है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। माइटाई! 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 माइटाई, कहाँ हो तुम? माइटाई! मेरे पास आओ माइटाई। कहाँ थे तुम? हाँ, तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? आज एक और सुनामी आने वाली है। उथले पानी से दूर रहना, गहरे सागर में तैरो। तुम्हें समझ में आया ना? सुनामी के बाद मैं तुमसे मिलूंगी। जाओ माइटाई, गो। अपना ख्याल रखना माइटाई। मुझे 5-6 महीने से कुछ अजीबोगरीब सपने दिख रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो मुझे कोई जरूरी संदेश देना चाहते हैं या फिर ये सिर्फ मेरी कोई कल्पना है। सपनों और अपशकुनों की फिक्र मत कीजिए सर, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। अगर वाकई में ऐसा कुछ होगा तो मैं अपने लोगों को कुदरती मुसीबत से कैसे बचाऊंगा? ज्यादा चिंता मत कीजिए सर, सही फैसला लीजिए, कड़ाई से पालन कीजिए, यही आपका कर्तव्य है। ओह, I'm sorry, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर चली गई। कुछ नहीं होगा पू। मुझे छोड़ के मत जाना सिंडी, मुझे छोड़ के। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी पू। कभी मत जाना। एक और फॉल्स अलार्म। मैं समझ गया ऐसा क्यों हुआ। दरअसल ये एक आड़ा भूकंप था जो तिरछा होने के कारण सागर की गहराइयों तक फैल नहीं पाया। लेकिन बाहरी हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। 10 फुट तक भड़का हुआ और 25 किलोमीटर के इलाके तक फैला हुआ है। अच्छा हुआ वो किसी रिहायशी या भीड़ वाली जगह पर नहीं हुआ, नहीं तो 100 से ज्यादा जानों को नुकसान हुआ होता। थैंक गॉड। सुनो बच्ची, माना कि ये फॉल्स अलार्म था, पर शुक्र है कि किसी पर किसी तरह की आफत नहीं आई। देखा, कहा था ना कुछ नहीं होगा। कहाँ सुनामी आई। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अपने इस डर को भगाओ, बुरे सपनों को भूल जाओ। सिंडी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुम जानते हो, मेरी माँ भी उस सुनामी में मरी थी। हम
दोनों के लिए ये यादें दर्दनाक है। तुमने अपने माँ बाप दोनों को खोया, मैंने सिर्फ अपनी माँ को खोया। पर 17 साल बाद भी मुझे मेरी माँ का शव नहीं मिला। जानता हूँ सिंडी, मैं सब जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सागर से नहीं डरती। ड्राइविंग करने की वजह भी मेरी माँ ही है। हमेशा लगता है कि शायद कुछ मिल जाए, उनके कपड़ों के टुकड़े या कुछ भी। मेरी माँ चली गई है लेकिन मेरा दिल मानना नहीं चाहता। सिंडी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ फू, सचमुच। पर तुम्हें ये सब भूलना होगा। जिंदगी चलती रहेगी फू, और हमें अच्छा लगे या बुरा, हमें इसके साथ साथ चलना होगा। कौन जिम्मेदार है? इस देश में इमरजेंसी लागू करने का आखिर कौन जिम्मेदार है? पूरी अर्थव्यवस्था को डामाडोल करने का और दहशत का माहौल बनाने का तुम्हें किसने हक दिया? इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जब 6.5 तीव्रता का भूकंप थाईलैंड से 600 किलोमीटर दूर हो, तब जनता की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। पर क्या आप जानते हैं ये तीसरी बार हो रहा है? मैं यही काम 10 बार कर सकता हूं। तुम्हें उस सन की डॉक्टर ने बहकाया है। जरा अपनी कुर्सी पर कस के बैठना, कहीं सुनामी एक ही झटके में तुम्हें बहा न ले जाए। मुझे मत धमकाइए। याद रहे, आपकी पार्टी जोड़ तोड़ की है। बेहतर होगा इस मामले को ज्यादा ना खींचें। तुम्हारा वक्त भी बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये जमीन का धंसना आम नहीं है। ये जरूर पृथ्वी की पपड़ी के भीतर की हलचल से हुआ होगा। भले ही वो हलचल जरा सी हो, पर पृथ्वी की सतह पर इसका काफी असर हुआ है। पर मुझे ये बताइए डॉक्टर सियाम, एक खतरनाक भूकंप के बाद ही जमीन इस तरह धंसती है ना? जरूरी नहीं कि यही सच हो। शायद इसकी दूसरी वजह भी है। मसलन 4 रिक्टर तीव्रता का भूकंप जो 200 बार होता है, उसे खोजना बिल्कुल घास के ढेर में सुई खोजने जैसा है। डॉक्टर, एक बात बताइए, आज मिले इस जमीन के धंसने के बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसा जंगल में होने पर ही नजर आता है। जमीन का धंसना, गिरे हुए पेड़ों का बिखराव। पर कल्पना कीजिए, अगर ऐसा कस्बों या शहरों में हो तो किस तरह की तबाही मचेगी। हवाई ने 9.7 तीव्रता का भूकंप रिपोर्ट किया, जिसे कवाई में महसूस किया गया, लेकिन उसका एपिसेंटर आचे में था। तो फिर उसका प्रभाव हमें यहाँ थाईलैंड में महसूस क्यों नहीं हुआ पापा? मेरे ख्याल में वो आड़ा भूकंप था जिसे हम लोग यहाँ महसूस नहीं कर सके।
अगर इस सुनामी में आपको कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मेरी फिक्र मत करो, अगर हम इंसान एक दूसरे को नहीं मारते तब भी हमारी मौत किसी भी हाल में होगी। हाँ डैड बोलिए। डैड देखिए, मैं अब तक इस टापू में 30 अरब बाट लगा चुका हूँ। डैड मुझे गठबंधन सरकार के बारे में कुछ मत बताइए, मेरी बला से वो सब भाड़ में जाएं। आप मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए, मेरा पैराडाइज आइलैंड प्रोजेक्ट कोई कैंसिल नहीं कर सकता। मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं भी बिजी हूँ। तुम इतने नाराज क्यों होते हो? ये बात बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं है डार्लिंग। चलो ना रिलैक्स। उनसे नफरत है मुझे। आपको लगा कि मैं उनकी बात मानूंगा? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। वो हमारे सारे साधनों को बर्बाद करके चले जाते हैं। ये हमारा टापू है, यहाँ हमारा हक है। हम इस तरह क्यों जिए? रवाई, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। अरे जो होना है वो तो होगा, भगवान यही चाहते हैं तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अच्छा होगा कि तुम इस मामले में मत उलझो, समझे? हमारे टापू को हथियाकर हमें वो यहाँ से भगाना चाहते हैं, तो फिर हमें यहाँ से हटकर सागर में रहना होगा। हम क्या करें? तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो होना है सो होगा। वो खुद को क्या समझते हैं? अपने आप को जमीन और सागर का मालिक समझते हैं? पूरे 2 साल हो गए, हम कब तक चुप रहे? और आखिर क्यों रहे? उनकी ज्यादा परवाह मत करो। वो बिना कपड़ों के तो घूमते हैं, सूखी मछलियों की तरह दिन भर रेत पर पड़े रहते हैं। क्या आपको परवाह नहीं है? अगर उन्होंने कसिनो बना लिया तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे टापू में जुआरी, ठग, वेश्याएं और ना जाने क्या क्या दिखाई देंगे। अंकल कैंग, हमें क्या करना चाहिए? मैं अपना टापू नहीं छोड़ूंगा, भले ही वो जबरदस्ती करें। मरते दम तक लड़ूंगा। रवाई, तुम्हारे मर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या आपने हमें बुलाया बॉस? वो वार्निंग स्टेशन इडियट्स मेरा धंधा बिगाड़ रहे हैं। मैंने अरबों लगाए हैं, जो उनके बकवास सिग्नल स्टेशन से कहीं ज्यादा हैं। सब बकवास है। 1000 सालों तक कोई सुनामी नहीं आएगी। वो कुछ करके तो देखें। बेवकूफ, मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो आप ही बताइए उनके साथ क्या करना है बॉस? क्या? मैंने सोचा तुमने उन्हें ठीक कर दिया होगा। तुम्हें पता है, आज शाम को एपीएन कसिनो के बारे में मेरा इंटरव्यू लेगी। मैं उन्हें अभी ठीक करता हूं। हाँ, लेकिन खामोशी से करना। जानते हो मैं यॉट मरीना बना रहा हूं। जब मेरा कसिनो बन जाएगा तो यॉट खूब पैसा कमाएगा, दुनिया के चारों कोनों का पैसा। इसे कहते हैं वाकई एक मेगा प्रोजेक्ट। गांव वाले आपके प्रोजेक्ट में बिल्कुल टांग नहीं अड़ाएंगे बॉस। इसको ऊपर लेके चल।
रवाई, अंकल कैंग शायद अब नहीं रहे। तुमने ये बात सोची भी कैसे? हमें मिल क्यों नहीं रहे? वो है कहाँ? उससे कभी हार मत मानना रवाई, मेरी परवाह मत करना, किसी के आगे कहीं भी घुटने मत टेकना। कब तक कायर बने रहे? लड़ते क्यों नहीं हम? रवाई, तुम्हारे पास लड़ने को कौन सा हथियार है? हाँ, तुम्हारे पास बस एक ये छोटा सा चाकू है। क्या इसी का इस्तेमाल करोगे? उन्हें खत्म करने के लिए यही काफी है। आप यकीन क्यों नहीं करते? क्यों? ये तो आत्महत्या होगी। आप नाराज नहीं है? नाराज होने का क्या फायदा? तो वो हमें यूं रोनते चले जाए, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ? सीफ टेक पर आपका स्वागत है। ये तो बहुत शानदार लगता है। शायद मुझे रिपोर्टर का काम छोड़कर यहाँ डीप सी प्रोजेक्ट में वॉलंटियर बन जाना चाहिए। हाँ, बाहर से जरूर मजेदार लगता होगा, पर हकीकत ये है कि हमारा काम भी काफी तनाव भरा है। आजकल पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में हमेशा चिंता लगी रहती है। रवाई, सब मछलियाँ कहाँ चली गई? पानी में तो कहीं नहीं दिख रही। तुम नाव पर ही रहना और पानी में मत उतरना। मैं बस अभी आया, समझ गए? हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। क्या तुम बता सकते हो कि समुद्र तल कहाँ टूटा है? हमें इसकी जांच करनी होगी। जी सर। तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें वाकई समुद्र तल में दरार दिखी थी? हाँ, मैंने देखा था। मैं काफी टाइम से यहाँ डाइविंग करता आ रहा हूँ। 7 साल पहले यहाँ सुनामी आई थी। उसके बाद से हम इन चट्टानों को देख पाते थे, लेकिन इस बार ये गतिविधियाँ यहाँ नहीं वहाँ हो रही हैं। तुम्हारे जैसे वॉलंटियर को पाकर हमारी मुश्किलें और आसान हो गई। मैं टापूवासी हूँ। सागर ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर उसे कुछ हो तो मैं ये देख नहीं सकता। और आज तो आप भी देख सकते हैं कि मछलियां कहीं चली गई हैं। सागर खाली हो रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा। क्या तुम उस दरार की फोटो के लिए पानी में गोता लगाने के लिए तैयार हो? अगर आप दोनों चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। हाँ, हमें मजा आएगा। शुक्रिया। क्यों नहीं? ज्वालामुखी की लगातार हलचल ने
टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को और तेज कर दिया है, जिसकी वजह से आज 17 साल बाद पानी के भीतर एक और ज्वालामुखी पैदा हो गया है, जो तेजी से बढ़ता हुआ हमारे चारों ओर तटीय इलाकों के लिए खतरा बनता जा रहा है। क्या आपको लगता है ये फिर फटेगा? पता नहीं, शायद हाँ या शायद ना, पर अभी बताना जरा मुश्किल है। क्या आप जानते हैं क्रकोटाउ का धुआं हर पल हर घड़ी बैंकॉक पर गहरा होता जा रहा है। ऐसे हालातों पर काबू करना मुश्किल होगा। आई नो, आज के मौसम की अगर 20 साल पहले के मौसम से तुलना करते हैं तो पाएंगे कि बहुत ड्रामेटिक रूप से परिवर्तन आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो भी मेरी जमीन पर पैर रखने की? क्या तुम पुलिस वाले हो? बोलो, जो यहाँ जानकारी खोज रहा है। तुम हो तो क्या तुम जो मर्जी वो करोगे? तुम तो पास एक घटिया से ड्रग डीलर हो। हाँ मैं हूँ, मैं ड्रग लॉर्ड हूँ और गुंडा मवाली भी, पर मेरे पास पैसा है। तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है? बोलो, प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? जवाब दो मुझे, मुझे जवाब दो। ये ले, बहुत उछल रहा था ना, बहुत कूद रहा था ना। रवाई, रवाई, रवाई तुम ठीक तो हो? रवाई आंखें खोलो रवाई। रवाई तुम ठीक तो हो ना? नीतू, 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 अब रवाई कैसा है? आप लोग खुद ही चल के देख लीजिए। क्या बहुत ज्यादा चोट आई है? उस पर हमला हुआ था ना? कुछ पता चला किसने किया था? कसिनो के उन गुंडों ने। जरूर चैटरैट की हरकत है, तुम संभल कर रहना। चलो हमारे साथ चलो, रवाई के पास चलते हैं। ठीक है। हाँ चलो, अंदर बैठो। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। 32 टांके लगे हैं और फिर भी कहते हो मैं ठीक हूँ? मेरे साथ सही नहीं हो रहा। मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरे माँ बाप यहाँ पैदा हुए, और इस सब के बावजूद हमें यहाँ से कुत्तों की तरह खदेड़ा जाता है। रवाई, क्या तुमने पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट की? कैसी पुलिस? पुलिस अमीरों के खिलाफ एक्शन लेती है क्या? हमारा समाज उससे डरकर उसका सम्मान क्यों करता है? क्या वो उसकी असलियत देख नहीं सकते? करोड़पति का बेटा सोने का चम्मच लेकर पैदा होता है, वो अपने बाप का लाडला होता है। वैसे उसके पिता काफी बड़े नेता हैं। ऐसे लोग या तो बहुत अच्छे होते हैं या फिर बिल्कुल गिरे हुए। अमीर हमेशा सही और गरीब हमेशा गलत क्यों? यहाँ तो कोई बराबरी है ही नहीं। यही तो असली प्रॉब्लम है हमारी जिंदगी की। आज की बड़ी बड़ी इमारतें और हवाई ट्रेन से इंसान की असली समस्याएं हल नहीं हुई हैं। तो फिर बताओ सिंडी, हम मदद की उम्मीद किससे करें? शायद ऊपर वाले से या कुदरत की किसी ताकत से। सिर्फ इन्हीं के पास शक्ति है हमारी समस्याएं सुलझाने की। क्या तुम एक और सुनामी की बात कर रही हो? देखो, तुम मुझे ऐसे डराओ मत सिंडी।
अगर हमारा सोनार बिल्कुल सटीक है तो फिर ये समझिए कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। आपके कहने का मतलब क्या है? जब कई ज्वालामुखी एक साथ फूटेंगे तब इतना भयानक भूकंप या सुनामी आएगा जिसकी कि हम कल्पना तक नहीं कर सकते। ऐसा होने के चांस कितने हैं कमांडर? 10 या 20%? 50-50। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम इसी वक्त इस जहाज की दिशा बदल रहे हैं, पर पहले तुम्हें किनारे पहुंचाना होगा। उसके बाद हम दुनिया के तमाम वार्निंग स्टेशंस और डॉक्टर श्याम को सभी सूचनाएं भेजेंगे, क्योंकि ये जानकारियां उनके लिए बेहद जरूरी हैं। और आप क्या करेंगे? आप दोनों के यहां से जाने के बाद हम किसी भी ज्वालामुखी गड़बड़ी के लिए इस सागर के तल की पूरी तरह से छानबीन करेंगे। सिंडी, भी आखिर मैंने तुम्हें खोज ही लिया। बात क्या है भू? तुम पर तो जैसे मौत का खौफ है। अर्जेंटली हमें इसी वक्त वार्निंग सेंटर जाना होगा। वो क्या हुआ? हम यहाँ ये देखने आए हैं कि ग्रैंडपा ठीक है या नहीं। तो चलो जल्दी से डॉक्टर से मिलते हैं। तो ठीक है, फिर चलो। डॉक्टर सियाम, मैं इस पर कोई भी कदम उठाने से पहले हालात की गंभीरता को जानना चाहूंगा। क्रैकटाउ और दूसरे ज्वालामुखी जो 140 साल से निष्क्रिय हैं, फिर से कभी भी फट सकते हैं और इसकी संभावना 70% है। मैं क्रैकटाउ और पिनाटुबो के बारे में जानता हूं, पर मैं वियतनाम प्रायद्वीप से जुड़ी पानी के भीतर की वॉल्केनिक एक्टिविटी के आंकड़े जानना चाहता हूं। ये दोनों ज्वालामुखी पिछले 50 सालों से सक्रिय रहे हैं। वियतनाम प्रायद्वीप के क्रैकटाउ, पिनाटुबो और पानी के नीचे के ज्वालामुखी अभी हिलते हुए टेक्टोनिक प्लेट्स के लगातार बढ़ते दबाव को बड़ी मुश्किल से झेल रहे हैं। इन सब का नतीजा ये हो सकता है कि वो एक साथ फट सकते हैं। पर डॉक्टर श्याम, इसका हमारे देश पर क्या असर होगा? इससे बहुत बड़ी सुनामी आएगी और वो थाईलैंड की खाड़ी की तरफ बढ़ेगी। जी सर, हमारी खाड़ी में पानी उथला है। जब सुनामी यहाँ पहुंचेगी तो उसका आकार काफी बढ़ जाएगा और फ्रैपेडांग पहुंचने तक वो 30 मीटर ऊंची हो जाएगी सर। तो फिर बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए? खाड़ी के लोगों को, खासकर बैंकॉक में रहने वालों को हटाना होगा। हमसे जितना जल्दी हो सके हमें उन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना होगा प्राइम मिनिस्टर साहब। पर डॉक्टर श्याम, 1,50,00,000 लोगों को एक दिन में तो नहीं हटाया जा सकता ना? आपके पास और कोई चारा नहीं है। फिलीपींस की पिनाटुबो ज्वालामुखी और इंडोनेशिया की माउंट क्राकाताओ 6 हफ्तों से बिना रुके लगातार धुआं उगल रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। समुद्र तल से 12,000 मीटर ऊपर या 12 किलोमीटर वातावरण में धुआं उम्मीद से ज्यादा घना होता जा रहा है। इस कुदरती कारण से दक्षिण पश्चिमी हवाएं उड़कर ज्वालामुखी राख को आसियान देशों, खासकर दक्षिण थाईलैंड में ले जा रही है, जहां गाढ़े धुएं से 100 मीटर देखना भी मुश्किल हो गया है और वहां के रहने वालों का सामान्य जीवन बुरी तरह से ठप हो गया है, जिससे वो बच नहीं सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं, धुएं ने बैंकॉक को पूरी तरह से घेर लिया है। ये पतली सी परत है, पर इससे बैंकॉक के 1.5 करोड़ निवासी बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। लोग राख से बचने के लिए रेनकोट पहने हुए हैं और जहरीली गैसों से बचने के लिए मास्क पहने हुए हैं। इन सब से बचने के लिए कई तो शहर छोड़कर अंदरूनी हिस्सों में जा रहे हैं। लोगों को ये शक है और ये अफवाहें फैल रही हैं कि इमारतों और बांधों को चकनाचूर कर देने वाला एक विनाशकारी भूकंप आने वाला है। सबसे ज्यादा खतरे की बात तो ये है कि 17 साल पहले 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से कहीं बड़ी सुनामी आने की संभावना है। अभी तक ये तय नहीं है कि हमारी सरकार इस हालात पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाएगी। अभी जानकारी मिली है कि प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर सियाम से मिलने गवर्नमेंट हाउस पहुँच रहे हैं, जो कि ज्वालामुखी विशेषज्ञ हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज सर, एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर। सर प्लीज, एक सवाल सर।
क्या भूकंप आने वाला है? आप बताएंगे क्या भूकंप आने वाला है कि सुनामी आने वाली है? प्लीज सर। क्या बहुत बड़ी सुनामी आएगी? फिलहाल मेरे पास आपके इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं है। आपने डॉक्टर सियाम को यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप इस बारे में बताना चाहेंगे? मैं बस मौजूदा हालात पर उनकी सलाह लेना चाहता हूँ। क्या आप हमें बताएंगे इस भयानक समस्या का कारण क्या है? ये मुश्किल सवाल है। हम करोड़ों साल से पृथ्वी पर रहे, पर ब्रह्मांड के मंगल या दूसरे ग्रहों की तुलना में हमें इसकी जानकारी सबसे कम है। ये समस्या शुरू हुई आपसे या मुझसे या दूसरे लोगों से जिन्हें पृथ्वी की हालात का अंदाजा नहीं है। सर, इस संभावित खतरे से इस देश को बचाने के लिए आपने कैसी योजना बनाई है? सबसे पहले मैंने 4 प्रांतीय सेनाओं को एकीकृत राष्ट्रीय संकट राहत दल में बदल दिया है, जो अपनी क्षमता के अनुसार हमारी जनता और उनके जान माल की सुरक्षा करेंगे। इसका मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या हम कुदरत के कहर से बचकर एक ताकतवर देश के रूप में उभरेंगे? फिलहाल तो मैं इससे बचने की पूरी उम्मीद करता हूँ, पर इस समस्या को सुलझाने की जी तोड़ कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। एक और सवाल। अमेरिका से टकराने वाले 13 चक्रवातों ने उसका क्या हाल किया? अमेरिका की 25% आबादी और साधन खत्म हो गए। अगर यूरोप और रूस बर्फ से ढक जाते हैं तो नुकसान 50% तक जा सकता है। अगर एशिया महाद्वीप को ज्वालामुखी और सुनामी झेलना पड़ता है तो मेरा अनुमान है कि उसकी आधी आबादी हर हाल में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारी पूरी सभ्यता इस बार खत्म हो जाएगी सर? देखिए, 9 रिक्टर स्केल से अधिक तीव्रता वाला भूकंप एक ऐसी सुनामी को शुरू करेगा जिसका असर प्रशांत महासागर और थाईलैंड तक होगा। उसके बाद कुछ भी हो सकता है, पर मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि हमारे कई बांध टूट जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको दक्षिणी और केंद्रीय हिस्सों से लोगों को हटाने का आदेश फौरन देना चाहिए। पर सर, आप ऐसे ऑर्डर्स ऑलरेडी 3 बार दे चुके हैं। अगर मुझे फिर ऐसे ऑर्डर देने पड़े तो मैं दूंगा, चाहे कितनी ही बार क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर आपको काफी राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा है। कौन क्या कहता है, किसे परवाह? क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं, भले ही मुझसे मेरी कुर्सी छिन जाए? प्राइम मिनिस्टर होने का मतलब क्या है जब देश ही नहीं रहेगा? वेल डॉक्टर सियाम, इसके घटने का कितना विश्वास है आपको बताइए। 50% से ज्यादा सर। स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाने पर क्या होगा? हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। मैं जानता हूं कुछ नागरिक इसके होने का यकीन नहीं करेंगे, पर कम से कम यकीन करने वाले शहर को छोड़कर खुद को बचा लेंगे। काफी तादाद में लोगों के घायल होने की फिक्र मुझे सताए जा रही है। इस बार आप गलत फैसला नहीं ले सकते सर। जानता हूं, पर मैं ईश्वर नहीं हूं। डॉक्टर सियाम, फौरन नेशनल डिजास्टर सेंटर पहुंचिए और सारी नई रिपोर्ट्स भेजिए। कदम उठाने से पहले मैं पूरी जानकारी लेना चाहूंगा। हम ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर ऊंची लहरें झेल सकते हैं, पर उससे ऊंची लहरों का कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय हमारी दुनिया मुसीबत में है और इस जहाज पर हमारा काम है गहरे समुद्र में कड़ी नजर रखना। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम नाकारा साबित होंगे। फिर इस जहाज पर मेरी क्या जरूरत है? इस खतरनाक संकट के दौर में जिसके लिए हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं, सरकार को कई एजेंसियों की रिपोर्ट मिली है कि दुनिया के इलाके कुदरती कहर से घिरे हैं, जिसे मनुष्यों ने कभी देखा नहीं होगा। कई खास एजेंसियों का मानना है कि ऐसा होने की संभावना कम से कम 25% तक हो सकती है। और लापरवाही टालने के लिए मैं गवर्नमेंट काउंसिल की ओर से संक्रांत उत्सव के लिए 7 दिन की छुट्टी की घोषणा करता हूं, जो कि कल सुबह से ही लागू की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
आइए बिना चूके हम सब अपना अपना कर्तव्य निभाएं, क्योंकि किसी की छोटी सी गलती के लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कंग्रेचुलेशन सर। तुमने लोगों के दिमाग में क्या उटपटांग भर दिया? हाँ, कि दुनिया जल्दी डूब जाएगी, विनाश हो जाएगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, बैंकॉक में सुनामी का कहर बरपेगा। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, तुम पागल हो गए हो। आपकी पार्टी में आपकी चलती होगी, आपके पास धन दौलत और आपके पास बहुत ताकत भी होगी, पर आप कुदरत के गुस्से को रोक नहीं सकते। आप ईश्वर नहीं है। कोरी बकवास, ये तो सरासर पागलपन है। तुम केवल अपने जिद से इस सरकार को बर्बाद करने पर तुले हुए हो, और अब विरोधियों को तुम्हें कुचलने का मौका मिल गया है। लेकिन मेरी बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे हाथ से प्राइम मिनिस्टर की ये कुर्सी जाएगी, उस दिन तुम्हारी जगह यहां मैं बैठा हुआ मिलूंगा। मिस्टर सोमचाय, अगर आपको मेरी कुर्सी की चाहत है तो आप ही रख लें, मुझे परवाह नहीं, पर मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मेरी सत्ता और मेरी कुर्सी से ज्यादा अहम है हमारे लोगों की जिंदगी और उनकी हिफाजत करना। तुम काफी टेंशन में लग रहे हो। हाँ, वो तो मैं हूं, मगर मुझे देखे बिना भी तुम मेरे मूड को समझ जाती हो। वजह वो गठबंधन वाली पार्टी है ना, पर तुम्हें उनके इरादों का तो हमेशा से ही पता था ना। बेहतर होगा इन सब मामलों में तुम ना उलझो। मैंने तुम्हें इस साल के सोंक्रान उत्सव के लिए फोन किया था। तुम बच्चों को सोंक्रान के लिए चियांग माई ले जाओ और मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। ट्राई पॉप, हमेशा यही कहते हो, पर कभी पहुंच नहीं पाते। क्योंकि तुम ये लोगों के लिए कर रहे हो तो मैं परेशान नहीं हूं। वादा करता हूं इस बार मैं वक्त पर जरूर पहुंच कर दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम बच्चों को चियांग माई ले जाओ, क्योंकि इस साल का उत्सव बहुत ही शानदार होगा। उसने मुझे चुनौती देने की कोशिश की, पर इस बार वो नहीं बचेगा। मैं उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटवा दूंगा। डैड, लीडर तो आपको होना चाहिए। आपके पास तो सब कुछ है, धन दौलत और सत्ता भी। आपके रास्ते में आने वाले हर कांटे को आपको हटा देना चाहिए। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है डैड। इस बार तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम प्राइम मिनिस्टर के बेटे कहलाओगे। जो होना है सो होकर रहेगा। मैं अपने लोगों की जिंदगी के बदले में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अगर डॉक्टर सियाम की भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा राजनीतिक भविष्य डूब गया तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा। आओ हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे थाईलैंड के रक्षक देवता, ऐसे हालात से मुझे लड़ने की ताकत हो ताकि मैं यहां की अपनी जनता को इस भयानक संकट से बचा सकूं।
जरा उन्हें देखो रवाई, कितनी गंदी हरकत करते हैं। रवाई, उनमें रत्ती भर भी शर्म नहीं, जानवरों की तरह है। उन्हें पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती? तू अपनी आंखें बंद कर, मेरा खून खोल रहा है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हमारे स्वर्ग जैसे टापू को नर्क बना दिया है। क्या हो रहा है? 100 साल में पहली बार चीन को ऐसा झटका लगा है। हाँ, कुछ सबसे बड़ा बांध ढह गया है। लंदन पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका है। फ्रांस, स्पेन, इटली भी बुरी तरह से चपेट में है। वहां पे लोग बर्फ में ही जमकर मर गए। मेरे आज यहाँ आने का एक ही मकसद है कि मैं तुम सब के साथ मिलकर इस खतरनाक मिशन का सामना करूं। आई एम सॉरी कि सोंक्रांग उत्सव की छुट्टियां मनाने की बजाय आप लोगों को यहां आना पड़ा। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। एक बात और है जिसके लिए मैं आप सभी को चौकन्ना करना चाहता हूं कि चाहे हालात कैसे भी हों, हम उसका डटकर सामना करेंगे। मेरा विश्वास है कि आप जल्द ही मेरे फैसले को अच्छी तरह समझकर उसका आदर करने लगेंगे। हेलो, कहिए प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं एयरबोर्न डिजास्टर रेस्क्यूअर्स के साथ हूं। हम किसी भी हालात से लड़ने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि आपकी भविष्यवाणी सही होगी। कृपया उल्टी गिनती शुरू करें। हमें ये टापू हर हाल में छोड़ना होगा सर। समय रहते हम सबको ये टापू छोड़ना होगा। अपने घरों को छोड़िए, वो अब सुरक्षित नहीं रहे। आज तो बेशर्मी की हद हो गई। उन्होंने हमारे किनारों को गंदा किया। समंदर उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो बदला जरूर लेगा। पूर्वजों का गुस्सा जगाया। रक्षक आत्माएं उनके जुआगरों को खत्म कर देंगी। वो नष्ट हो जाएंगे, वो भस्म हो जाएंगे। हाँ। सुनो, आना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, पर अगर आना नहीं चाहते तो अपने घरों में सो जाओ। चेतावनी देता हूँ, तुम फिर कभी नहीं जागोगे। तुम सब मर चुके होंगे, समझ गए? जबरदस्त तूफान आने वाला है। तेज हवाओं की संभावना है। रेगिस्तान में बर्फ के ओले पड़ रहे हैं। चक्रवात ब्रिटेन पर चक्कर काट रहा है। ये ट्राइपॉप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो तो पागल हो गया है। मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए बुलाया है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर ये पार्लियामेंट भंग करवाऊंगा और ट्राइपॉप को वहां से हटाऊंगा। ट्राइपॉप को उसके पद से हटाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और वो तभी मुमकिन है जब मुझे आपका समर्थन मिले। अब ये फैसला करना आप लोगों के हाथ में है। उसने हमारे इस समृद्ध देश की फलती फूलती अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उसने 3 बार लोगों को इसलिए हटवाया क्योंकि सुनामी की बेतुकी चेतावनी मिली। आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कौन? ट्राइपॉप या फिर डॉक्टर सीएम? डॉक्टर सीएम। वो तो कई बार सेनेटर की पोस्ट ले लड़ चुका है, पर हमेशा हार जाता है। हाँ हाँ जानता हूं। उसके ऊपर इस नाकारा प्राइम मिनिस्टर का हाथ जो है। उसने इस साल सोंक्रांग उत्सव के लिए 7 दिनों की छुट्टी घोषित कर डाली है। लोग बैंकॉक छोड़कर जा रहे हैं। इस हिसाब से सारा शहर ही खाली हो जाएगा। लोगों ने अलग अलग दिशाओं में जाना शुरू भी कर दिया है। आखिर ये हो क्या रहा है? मेरा सुझाव है इस प्राइम मिनिस्टर को हटाकर मिस्टर सोमचाई से निवेदन करें कि वो ये पद संभाल लें। उसके लिए हमारे पास वोट भी हैं। हाँ, वैसे काफी अच्छा सुझाव है। आज हम क्या करेंगे? समुंदर किनारे से कचरा हटाएंगे। और ये कचरा कहाँ से आया? कचरा इंसान ने फैलाया है जो अच्छा नहीं है। और बच्चों, हेलो? कौन सा कचरा हमारे ग्रह के लिए खतरनाक है? जिस कचरे में खतरनाक रसायन और कीटनाशक है। बहुत अच्छे बच्चों। प्रिंसिपल का फोन था। उन्होंने बच्चों के साथ हमें वापस बुलाया है। क्यों, क्या हो गया? हमारे पास तो इस प्रोग्राम के लिए कल तक का मुझे भी वक्त था कोई कुछ बताएगा? भूकंप आया था और सुनामी भी आ सकती है। यहाँ खतरा है, बच्चों को बस में बिठाओ।
चलो चलो जल्दी चलो बच्चों, जल्दी चलो, बस में बैठो, चलो जल्दी सुनामी आ रही है। सात 7.9 तीव्रता वाला भूकंप अंडमान में आया है और 9.2 का वियतनाम में। दुनिया भर में 19 भूकंप एक साथ हुए हैं। हाँ ग्रैंडपा, सुमात्रा के तटीय इलाकों में और पैसिफिक आइलैंड्स में भी लगातार झटके महसूस किए जा रहे हैं। मैं इसी वक्त अंडर वाटर लैब जाता हूँ। नहीं ग्रैंडपा, मत चाहिए। इन हालातों में वहाँ जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। देखो, इस वक्त दुनिया का कोई भी हिस्सा खतरों से खाली नहीं है। ये लैब इसलिए बनाया ताकि भूकंप आने से पहले हमें उसका संकेत मिल सके। पर डॉक्टर सिया, माना कि ये लैब बहुत अहम है, पर उससे भी ज्यादा आपकी जिंदगी कीमती है। डॉक्टर सिया, आपको नहीं लगता कि लैब में जाने से पहले हमें थोड़ी देर रुककर देख लेना चाहिए? मुझे विश्वास है कि पूरे हस्ताक्षर हैं। हम अब ट्राइपॉप को उनकी कुर्सी आपको देने पर मजबूर कर सकते हैं सर। अब आप ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये क्या हो रहा है? लगता है भूकंप आ रहा है सर। घबराने से कुछ नहीं होगा सर, मेरी बात मानिए, यहाँ से चलिए। मगर हम 11वीं मंजिल पर हैं, लिफ्ट से जाना ज्यादा खतरनाक होगा। देखो, तुम सब डरो मत, इस इमारत को कुछ नहीं होने वाला। देखा, बस एक छोटा सा भूकंप था, कोई बड़ी विपदा नहीं थी। देखा, किसी को कोई खरोंच तक नहीं आई। डरने की अब कोई जरूरत नहीं है। ये स्वर्ग से संकेत है कि ट्राइपॉप की कुर्सी छिन जाएगी और उसका राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सब लोग आकर जरा बाहर देखो। क्या हुआ? जरूर खतरे की बात है, देख लेते चलो। ये क्या हुआ? ये तो बड़ी लहर है। सुनामी आने वाली है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ग्रैंडपा, कहीं ये एक और सुनामी तो नहीं? अब और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सब अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप अपना काम कीजिए। मैं लैब जा रहा हूँ। इस वक्त वहाँ बहुत खतरा है डॉक्टर। हमें जानना जरूरी है कि भूकंप कब आएगा, इसीलिए मुझे हर हाल में अंडर वाटर लैब जाना होगा। पर ग्रैंडपा, ये अंडर वाटर लैब इतना ज्यादा दबाव नहीं झेल पाएगा। मैं हर हाल में जाऊंगा। आपकी जगह हम किसी और को भेज देते हैं डॉक्टर। इट्स टू डेंजरस। ये हम सब की जान को जोखिम में डाल सकता है ग्रैंडपा। हमने 6 करोड़ खर्च करके ये लैब इसलिए बनाया है ताकि ऐसे हालात में उसका फायदा उठाए। मैं भी आपके साथ में आऊंगी डॉक्टर। डॉक्टर सिया, इंसान वाकई कितना कमजोर होता है। वो हर चीज से डरता है। कुछ खराब मौसम से डरते हैं, तो कुछ भूकंप और सुनामी के नाम से ही कांपने लगते हैं। पर जो होना है वो होकर रहेगा। मैं तो लग्जरी बोट में चला आराम करने। शिप पर अब भी काफी काम बाकी है। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। डॉक्टर, आप हमेशा कहते हैं कि अंडर वाटर लैब हमारी वार्निंग सिस्टम का दिल है। माफ करना मेरी बच्ची, मगर मैं मजबूर हूं। एक संकेत मिल जाए। मैं जानना चाहता हूं, मेरे लिए जानना जरूरी है कि आखिर भूकंप कब आएगा। एक संकेत दे दो। देखो, मैं एक
एक वैज्ञानिक हूँ और भूकंप की भविष्यवाणी करना मेरा काम है। मुझे संकेत दो ताकि मैं लोगों को बचा सकूं। हे ऊपर वाले, अगर ये सारी भविष्यवाणियां वाकई में सच है तो हमारी दुनिया फिर से अंधकार युग में चली जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या? ये क्या? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था? तुम ठीक हो? डॉक्टर श्याम, लेवल 5 रेंज पे भूकंप की चेतावनी देने की तैयारी करो, जिससे हम जनता को जल्द से जल्द वहाँ से हटा सके। लेकिन डॉक्टर श्याम, पर इस सिग्नल के लिए आपके पास सबूत क्या है डॉक्टर? प्लीज बताइए ना डॉक्टर। अंडर वाटर अलार्म शुरू हो गया है। मेरी बात मानो और सवाल करना बंद करो। प्लीज लैब से तुरंत बाहर आ जाइए, वहाँ आपके लिए खतरा बढ़ रहा है। प्लीज ग्रैंडपा। मेरी फिक्र मत करो, मेरे बारे में मत सोचो। तुम्हें करोड़ों जिंदगियां बचानी है, इससे पहले कि देर हो जाए। भूकंप की चेतावनी का संकेत दे दो। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी तुरंत खबर कर देना। मैं तुम्हें इसी वक्त डेटा भेजता हूँ। अपना फोन लगाओ। प्लीज डॉक्टर श्याम, कम्युनिकेशन लाइन टूट चुकी है। कम्युनिकेशन लाइन टूट चुकी है। सर प्लीज जोखिम ना उठाएं, ये काम बचाव दल का है, उन्हें करने दें। इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आगे रहकर इन देशवासियों को बचाना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम जा सकते हो। आगे बढ़ो। अरे रे कुछ नहीं, बस शांत रहो, कुछ नहीं होगा। ये पानी कहां से आया? कोई है? बचाओ! बचाओ! मदद करो! बचाओ! बचाओ! मदद करो!
छत पर फंसे लोगों को किसी भी तरह बचाना। ब्लैक हॉक वन, क्या हम और नीचे नहीं उतर सकते? जवाब दो ब्लैक हॉक वन। डिक्रीज ऑल्टीट्यूड। ऊंचाई कम करो, नीचे लो, कसकर पकड़ो। नीचे ले रहा हूं सर। हिलो मत, संभल कर नजदीक और नजदीक लो। नीचे लो और नीचे लो, आराम से। हाथ दो मुझे। डॉक्टर, डॉक्टर, दिख गई। देखो, बस में फंसे बच्चों को किसी भी हालत में बचाना है। ज्यादा वजन नहीं उठा सकते सर। वो सब मैं नहीं चाहता। हमें उन बच्चों को किसी भी कीमत पर बचाना है। हम यूँ हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं दे सकते। और सर, इसमें हमारी जान को भी खतरा है। इसमें वक्त बर्बाद मत करो। जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ। समझने की कोशिश कीजिए सर। ओवरलोड से हम तब भी खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक है तो फिर मैं वहां नीचे जाऊं। पर आप ये नहीं कर सकते सर। दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। कवरेज है, जो कि स्कूल बस में फंसे कुछ बच्चों को निकालने की कोशिश में है। पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, बस डूबने को है और बच्चों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम राष्ट्र के नेता के अटूट साहस को देख रहे हैं, जो रस्सी से लटके हुए हैं। और नजदीक लो, नजदीक। शांत हो जाओ बच्चों, मैं आ गया हूँ। शांत हो जाओ। नीचे लो और नीचे लो और नीचे। ऊपर लो, ऊपर खींचो, ऊपर खींचो और ऊपर, थोड़ा और ऊपर।
दिया गया है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर में और लोग नहीं आ सकते, इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर सर आप ऊंचाई की तरफ जाइए, ऊंचाई की तरफ जाइए। मेरी परवाह मत करो तुम लोग जाओ, यहाँ से निकलो, बच्चों की जान बचाओ, जाओ। हौसला रखिए सर, हौसला रखिए, फिक्र मत करो, जाओ तुम लोग। ओह, लहरों में बहते हुए प्राइम मिनिस्टर को मैं देख रही हूँ। ओह गॉड, वो डूब रहे हैं, प्लीज उन्हें कोई बचाइए। सर आप ऊंचाई की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। पर हूँ, मुझे देख रहे हो? देखो, मैं यहाँ पर हूँ। रक्षक देवदूत की महिमा से हमारे एयरबोर्न रेस्क्यू टीम ने घंटों मेहनत करने के बाद प्राइम मिनिस्टर को खोज लिया है। नीचे लो, नीचे नीचे लो, नीचे मेरा हाथ पकड़िए सर, नीचे लो, संभल के। अपना हाथ दीजिए सर, और नीचे ले चलो, कस कर पकड़े रहिएगा। आखिरकार हमारे एयरबोर्न रेस्क्यू टीम वाले उन्हें सुरक्षित बचाकर हेलीकॉप्टर तक ला रहे हैं। ओह वाह!
हमारे पूरे देश की ओर से मैं डॉक्टर सियाम को सद्भावना अर्पित करता हूं। डॉक्टर सियाम की इस कुर्बानी को हमारा राष्ट्र कभी भी भुला नहीं सकता। जानते हैं, ग्रैंडपा ने अपनी जान कुर्बान कर दी सही जानकारी पाने के लिए, ताकि सही वो खतरों की चेतावनी दे सके। डॉक्टर सियाम ने जो आपने मुझे कंप्यूटर सेंटर से भेजी थी वो मिल चुका। कोशिश कीजिए कि ऐसी तबाही कभी हमारे देश पर फिर कब्जा न कर सके। ऐसा कभी नहीं। कुदरती मार के सामने मनुष्य कितना कमजोर और लाचार हो जाता है, ये मैंने इस घटना से जाना। आपकी वैज्ञानिक आज से मनुष्य हो या जानवर, मैं अपने सुंदर ग्रह में रहने वाला हर एक प्राणी, हर एक जीव को सचूंगा। ये मेरा वादा है। आपका शुक्रिया सर। मुझे इस बात पर नाज है कि आप हमारे देश के अगुवा हैं। अब कैसा लग रहा है? मेडिकल यूनिट वालों को यहाँ भेजो। ये लकड़ी हटाइए, इसके नीचे एक आदमी दिखाई दे रहा है। रुको, लगता है वहां कोई घायल पड़ा है। सब लोग मेरी बात गौर से सुनिए। आज हम सब लोग घुटने के बल आ गए हैं, लेकिन हमने बहुत सहा है। हमें अपने जख्मों को भरना चाहिए और हमारे उजड़े हुए देश को फिर से बनाना है और अतीत को मीलों पीछे छोड़ना है। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। मनुष्य अब बुरे सपने से पूरी तरह से जाग चुका है। हम सब एक हैं और सबसे बढ़कर हम सब मिलकर इस ग्रह को बर्बाद होने से बचाएंगे और आपसी सम्मान और तालमेल के साथ रहेंगे। ये ग्रह हमारा है और यही हमारा नारा है।